सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को। तो ये अर्जेंटीना के मशहूर पियानो वादक हैं डैनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अव्वाद, जिनको अभी 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला इनको ये सम्मान? तो उन्हें वर्तमान में जारी इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी से संबंधित है। पहले प्रश्न सुनो कि अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया। अब देखते हैं किस किस को पता है, कौन कौन करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ते हैं। मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा अभी आपको आगे। पहले इस प्रश्न के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसका नाम आपको पता है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री या यूं कहूं कि पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने की थी। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली बार ये पुरस्कार आप जानना चाहोगे किसे मिला और कब मिला? 1986 में। किसे? पार्लामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को। तो ये सम्मान उन व्यक्तियों या उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर शांति, निरस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था गांधी पीस प्राइज 2021, ये किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को। और अभी किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया था ये प्रश्न, मैंने आपको बताया भी था। और मैंने अभी आपसे पूछा ना कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 ये किसे मिला? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये मिला। इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है 19 नवंबर को और उसे हम राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एकता दिवस वो यूनिटी डे वाला नहीं है, वो तो एकता दिवस यूनिटी डे वाला होता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नेशनल इंटीग्रिटी डे, ये ध्यान में रखना। और मुझे ये बताओ कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया किसने कहा था? ये प्रश्न बन सकता है आपका एग्जाम में। तो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया ने। तो ध्यान रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सुवास। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुवास नाम से एक एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया है। यहाँ पे सुवास की फुल फॉर्म देखें पहले, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है, ये एआई ऑपरेटेड क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण है। मतलब ये क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, आपको पता है वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। और मेरी तरह ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो ये जो सुवास सॉफ्टवेयर है उस अंग्रेजी वाले डिसीजन को 11 क्षेत्रीय भाषाओं में, 11 रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आम जनता इसे समझ पाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसके तहत जो अभी यह सॉफ्टवेयर ने जो पहला डिसीजन जो कन्वर्ट किया है वो केशवानंद भारती केस है। इसे 10 भारतीय भाषाओं में बदला गया है। अब केशवानंद भारती केस आप कहोगे ये तो बहुत पुराना है, इसे ही क्यों कन्वर्ट? तो ये केस 1973 में आया था और अभी चल रहा है 2023। तो इसे आप कहोगे कि 50 साल हो गए, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको कन्वर्ट किया गया। और आप जानते हो क्या था ये केस? तो संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकते हैं जब तक वह मूल संरचना में बदलाव या संशोधन नहीं करता। ये आपको याद ही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात आई और सॉफ्टवेयर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे संबंधित 2-3 सॉफ्टवेयर आप जरूर याद रखेंगे। एक तो सुपेस पोर्टल हो गया, एक फास्टर पोर्टल आया था और अभी एक सुस्वागतम पोर्टल भी हमने पढ़ा था। और इनमें से ये 2 प्रश्न आपके अभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो ये सुस्वागतम वाला पूछा गया था और ये सुपेस वाला पूछा जा चुका है एग्जाम में। अच्छा, पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मिलेगा अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक में भाग 5 में। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? फातिमा बीवी है। और अभी इनका नाम फिर से न्यूज में आया क्योंकि इनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है बीवी नागरत्न। वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के हैं। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जेकानिया। और डीवाई चंद्रचूड़ जी से याद आएगा, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया था, जो पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाएगा।
और इन्हें अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। और इससे पहले मेरे ख्याल से इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इन्होंने ई निरीक्षण नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो अदालत के फैसलों को 4 भाषाओं में अनुवादित करता है। वो 4 भाषाएं कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। और आज का प्रश्न भी हमने यही पढ़ा है। यहाँ पे जो अनुवादित उपकरण है ये AI ऑपरेटेड है जिसका नाम सुवास है, और ये कितनी भाषाओं में कन्वर्ट करेगा? तो 11 क्षेत्रीय भाषाओं में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों क्लियर कर दिया आपको। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, लेकिन अब बात यहाँ पे AI की भी तो आ रही है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो अब हम क्या करेंगे, पूरे 2023 में AI से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये शीट में आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं, आप लोगों को याद भी हो चुकी होगी अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो अब बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रिवीजन करना है, मेरे साथ साथ इनको बोलते हुए चलना है, ताकि जो चीजें आपको याद हो चुकी है वो आपको याद भी रहे एग्जाम तक। तो जैसे कि अभी भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। और अभी ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का आयोजन हुआ था भारत में। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया था तिरुअनंतपुरम में और इसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन रखा। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा जो फेसबुक का नया नाम है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI आधारित एक भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च किया था। और मेटा से मैंने आपको बताया था इसने ट्विटर को काउंटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम रखा था थ्रेड्स। वैसे ट्विटर इसको अभी एलन मस्क ने खरीद लिया है और ट्विटर का नाम बदल के X कर दिया है, आप सबको पता है। अच्छा, किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। और एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन AI को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी की ब्रिटेन ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत को 5वें स्थान पर रखा था, टॉप पे अमेरिका रखा। और किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। आपको बताया था मैंने, स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने ही। और जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया था? तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया था। अच्छा, आप लोग बताएंगे अभी इन्फोसिस ने किन 2 टेनिस प्लेयर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था? बाकी ओपन AI ये अमेरिकी कंपनी है, अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट GPT लॉन्च किया था। मैंने आपको हमेशा बताया GPT की फुल फॉर्म, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्या होती है फुल फॉर्म? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह से रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था और गूगल ने बार्ड नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। अभी गूगल ने, आपको याद होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को भी लॉन्च किया था। और AI के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। तो AI से संबंधित लगभग मैंने आपको 18-20 प्रश्न यहाँ पे रिवाइज कराए। तो अपनी क्रिक एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में इसी तरह से भर भर के रिवीजन में आपको करवाता हूँ। बस अपने या तो पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कुछ कर गुजरने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको जरूर मजा आएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे UWW मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल को। तो भारतीय पहलवान है अंतिम पंघाल, और इनको खेल की वैश्विक शासी निकाय है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसके द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष का उभरता सितारा नामित किया गया, यानी कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। अंतिम पंघाल ये हरियाणा की है, 19 वर्षीय पहलवान है, रेसलर है ये। और ये किस भाग वर्ग में या कैटेगरी में कुश्ती करती है? 53 किलोग्राम कैटेगरी में। आपको बता दूं, अंडर 20 विश्व चैंपियन यही है। और अभी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में 2023 में ही जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। और 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है। अच्छा, इसी तरह एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, 2023 का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट का खिताब किसने जीता? तो पुरुषों में तो जीता है नूह लायल्स ने, ये धावक है, अमेरिकी धावक है। और महिलाओं में ये खिताब जीता था फैथ केपिएगॉन ने, ये केन्या से है। और अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने जीता? तो शीतल देवी ने जीता है। ये पैरा तीरंदाज हैं, पैरा आर्चरी प्लेयर हैं, इनके नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो लोसर ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्योहार है। इसे लद्दाख में लद्दाखी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 15 दिनों तक ये चलता है और इसमें मास्क यानी कि मुखौटा पहनना अनिवार्य होता है। वैसे लद्दाख में आपको पता होगा हमने जांस्कर महोत्सव भी मनाया, हेमिस फेस्टिवल भी हम लद्दाख में मनाते हैं, एक स्पीटुक गस्टर फेस्टिवल भी आप लद्दाख में मनाते हो, और एक लोसांग फेस्टिवल आपसे पूछेंगे। लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव का रिवीजन कराऊंगा। ये सारे महोत्सव हमने 2023 में मनाए हैं। जैसे कि बंगस वैली महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपने अभी सरस मेले का आयोजन किया था। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन किया गया अभी उत्तराखंड में। नुआखाई महोत्सव आपसे पूछेंगे उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव इसका संबंध है तेलंगाना से। तेलंगाना में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है बथुकम्मा उत्सव, फूलों का त्योहार जिसे कहते हैं। अच्छा, चचिन चर्राई महोत्सव याद रखना अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में आपको याद होगा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में। केर पूजा महोत्सव ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल असम का है, जैसे कि बिहू नृत्य से आपको याद आ जाएगा। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये मनाया गया गोवा में। गोवा में अभी लूसाफॉन महोत्सव भी मनाया गया था। और एंथुरियम महोत्सव आपने शायद ही सुना होगा इसे, लेकिन अभी हमने मनाया इसे कहाँ पे? मिजोरम में। और बन्नी महोत्सव का आयोजन किया हमने आंध्र प्रदेश में। ये सारे वही महोत्सव मैंने आपको बताए जो भी 2023 में हमने पढ़े थे, ध्यान रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नाम से एक टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड किया। अमृत का फुल फॉर्म हो गया आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर पानी में से आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है। आर्सेनिक ये कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का मुख्य कारण होता है। अच्छा, यहाँ पे आईआईटी मद्रास से 2-3 पॉइंट्स में आपको और याद दिलाऊं तो अगर आपसे पूछे ना कि अभी भारत के बाहर अपना पहला परिसर ये किसने खोला? आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पे? अफ्रीकी देश है तंजानिया। तो तंजानिया के जांजीबार में, जिसकी पहली महिला डायरेक्टर बनी थी कौन? प्रीति अगलायम। और आपको याद होगा आईआईटी मद्रास ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड किया था जिसका नाम भरोस है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आईआईटी मद्रास में एक सारंग फेस्टिवल का आयोजन भी होता है, ये भी ध्यान रखना। और आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता था। इसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया था? तो फिर आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु ने। और वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी के लिए कोड उपकरण को डेवलप किया था किसने? आईआईटी जोधपुर ने। और आईआईटी हैदराबाद इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो आंसर होगा बाराकुडा। तो बाराकुडा जिसे भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव के रूप में जाना जाता है, और इसका नाम तेज और लंबी मछली है बाराकुडा उसके नाम पर रखा गया है। और इसे कोच्चि स्थित नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट के द्वारा लॉन्च किया गया। इस नाव को 12 यात्रियों और कार्गो को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और समुद्र में इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 12.5 समुद्री मील। और एक बार चार्ज अगर आप इसे कर दोगे तो 7 घंटे तक ये ऑपरेटेड रहेगी। और देखो, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि ये जो कंपनी है ना जिसको इस बोट ने बनाया है, उस कंपनी का नाम क्या है? नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट। इस कंपनी ने अभी बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार जीता था। और नाव से आपको याद आएगा केरल ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव को लॉन्च किया था जिसका नाम है सूर्यांशु। और भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से अभी श्रीलंका के लिए रवाना की गई थी, उसका नाम क्या था? एमवी एक्सप्रेस। और दुनिया का सबसे लंबी
नदी क्रूज सेवा को लॉन्च किया गया था वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में। इनके बीच की लगभग दूरी थी कितनी, 3200 किलोमीटर, और उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। वैसे आप जानते हो देश की पहली एंटी सबमरीन शिप का नाम क्या है, INS अर्नला। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अच्छा, आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने कौन, मोहन यादव, और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि राज्य के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और इसके लिए 460 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सभी जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की जाएगी। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में MP। देखो, अगर MP की बात करें तो कैपिटल भोपाल हो गई। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए और गवर्नर कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। और अभी आप जानते हो भारत का तीसरा संगीत का शहर ये कौन सा बना, ग्वालियर। इससे पहले 2 बने थे, वाराणसी और चेन्नई। और सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखना, भारत का भी पहला साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कौन सा बना, केरल का कोझिकोड। अभी याद होगा ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये आपको मिलेगा भोपाल में। और अभी मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और मुख्यमंत्री कृषक योजना है मध्य प्रदेश की। और लाडली लक्ष्मी योजना, उसी तरह से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया। और लाडली बहना योजना, इसमें जो 1000 रुपए दिए जाते हैं उससे बढ़ा के कितने कर दिए गए, 1250 रुपए कर दिए गए। और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस प्रतिमा को कहते हैं समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा IPL। अच्छा, आपको ये तो पता है ना, अगर किसी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। कई बार हमने पढ़ा है। उसी तरह से अगर उस स्टार्टअप की ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन से ज्यादा हो जाए तो फिर उसे कहेंगे डेकाकॉर्न। तो अभी IPL ये डेकाकॉर्न बन चुका है क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू $10.7 बिलियन हो चुकी है, यानी कि $10 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। और ऐसा होते हम उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। अच्छा, IPL की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो मुंबई इंडियंस है। आपको पता है 2024 में जो IPL होगा कौन सा संस्करण होगा, 17वां होगा, क्योंकि 2023 में हमने देखा भी 16वां संस्करण हुआ था जिसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराया था। और अगर पूछे कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसने जीती थी, ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप ये मिली थी शुभमन गिल को, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। अच्छा, पहला IPL कब हुआ था और किसने जीता था? 2008 में हुआ था, वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आप पूछोगे सबसे ज्यादा IPL टूर्नामेंट किसने जीते? मुंबई इंडियंस 5 बार जीता है इसने, और इसी के बराबर अब चेन्नई सुपर किंग भी आ गया है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपका। 2023 का भी पहला भारतीय यूनिकॉर्न ये कौन सी कंपनी बनी थी, ये बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा शाहरुख खान। तो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को ब्रिटेन की दुनिया के टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पे रखा गया है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर एक भारतीय ही है, उनका नाम है आलिया भट्ट। तो उनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में 10 वर्षों के बाद किस देश में संयुक्त राष्ट्र ने अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा माली। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने 10 सालों के बाद माली में अपने 1 दशक लंबे शांति मिशन यानी कि पीस कीपिंग मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, क्योंकि हिंसक उग्रवाद के बढ़ते खतरे को संबोधित करने में बल अपर्याप्त था। और आपको यह भी बता दूं कि यह मिशन संयुक्त राष्ट्र का सबसे नुकसानदायक मिशन रहा है, क्योंकि इसमें 300 से ज्यादा कर्मियों की जान चली गई है। और आपको बताएं, कई देश यहाँ पे शांति दूत के रूप में यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में अपने सैनिकों को भेजते हैं, जिसमें से भारत भी इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। देखो, माली की बात करें, यूनाइटेड नेशन की भी बात करें, तो माली की कैपिटल होती है बमाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। देखो, यूनाइटेड नेशन स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में।
हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, और एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, अगर वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये यहाँ पे इस जगह कोने में लाइक का बटन होता है, जिसे आप प्रेस करेंगे वो ब्लू हो जाएगा, तो फटाफट से उसे ब्लू कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। फिर पूछा था, किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस में। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। 2023 का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट का खिताब जीता नूह लायल्स और फेथ किपिएगॉन ने। अभी भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? सूरत में। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम है शिदा O1 संयंत्र का अनावरण ये किसने किया? चाइना। तो 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों, जिनके नाम है क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया? रशिया ने। किसने 2023 रीच गेम चेंजर इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अतुल शाह को। और आखिरी प्रश्न था, किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? ऑस्ट्रेलिया। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 मई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।